नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयान भारत में आप सभी का स्वागत है। और पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और लगातार पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी कैंप और पाक सेना के एयर बेस को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में जब पूरा देश एक साथ एक सुर में इस कार्रवाई के साथ खड़ा है तो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस चुप क्यों है? क्यों राहुल गांधी शांत हैं? पहलगाम हमले पर तो उन्होंने दो टूक कहा था कि कांग्रेस पार्टी भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। फिर अचानक ये शांति क्यों? इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजकुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कांग्रेस की सरकार में कुछ बड़े आतंकी हमले हुए थे, जरा उस पर विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। 2008 में 26/11 का हमला भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है, जब समुद्री रास्ते से आए पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई को जंग का मैदान बना दिया और 166 लोगों की जान चली गई। 2008 में ही जयपुर में 15 मिनट के भीतर 9 धमाके हुए, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसी साल असम की राजधानी में भी धमाके हुए, जिनमें 81 लोग मारे गए। 2006 में मुंबई लोकल ट्रेनों में 7 सिलसिलेवार धमाकों ने शहर को हिला दिया। 210 लोगों की जान गई और 700 से ज्यादा घायल हुए, जो उस दर्दनाक दिन को कभी भूल नहीं पाएंगे। 2005 में दिवाली से ठीक पहले दिल्ली के बाजारों में बम धमाके हुए। कनॉट प्लेस के करोल बाग, खान मार्केट, सरोजनी नगर और पहाड़गंज जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों को टारगेट किया गया, जिसमें 60 से ज्यादा जानें गई। असम की राजधानी गुवाहाटी में भी साल 2008 में कई सीरियल ब्लास्ट हुए। इस हमले में करीब 81 लोगों की जान चली गई और 470 लोग घायल हो गए। 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम धमाके में देश ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हुए आतंकी हमले देखे थे। एक ही दिन में 12 धमाकों ने 257 जिंदगियां छीन ली और सड़कें लहूलुहान हो गई थी। मोदी सरकार में भी आतंकी हमले हुए हैं। उरी हमला 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास स्थित भारतीय सेना के कैंप पर हमला किया गया था। इस हमले में 19 जवान मारे गए थे। इस हमले के महज 10 दिन बाद भारत ने पाकिस्तानी सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर बदला लिया। पाकिस्तान को सबक सिखाने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था। इस ऑपरेशन में 150 कमांडोज ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया और 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा जिले में श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर आतंकियों ने आईईडी धमाका कर सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके जवाब में 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में भारतीय फाइटर जेट्स ने एलओसी पार कर आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया। इस हमले में 300 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। तो यह है अब तक का मोटा मोटा आंकड़ा। राजकुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, कांग्रेस पार्टी जो ये कहा करती थी कि भारत सरकार के साथ हम कदम से कदम मिला करके खड़े हैं, अब अचानक से रुख मुड़ क्यों गया है, चुप क्यों हो गई है? मुझे लगता है कि असमंजस में है पार्टी अभी जी। और दो तरह के असमंजस हैं। एक तो जैसे पहले भी हम लोग डिबेट कर चुके हैं। पहला ये कि इन लोगों को लगता है कि अगर हम इस पर खुल के बोलेंगे तो मतलब सरकार के हाथ में खेलना, बीजेपी के हाथ में खेलना हो जाएगा, हमारे पास मुद्दे नहीं रहेंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि इनकी पार्टी की तरफ से कई ऐसे नेता बयान दे रहे हैं। पिछले दिनों बयान दिया था जिसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हैं, उदित राज कांग्रेस नेता हैं, और इसी तरह से बहुत पुराने नेता हैं राशिद अल्वी जी। तो उन्होंने भी इस तरह के सवाल उठाए, जैसे कि पहले उरी पे भी उन्होंने उठाया था, उसके बाद पुलवामा पर भी उठाया था कि सबूत दो आपने कार्रवाई की, तो पहले तो हमला कैसे हो गया। तो इस तरह के मौके हैं। ठीक है, आप राजनीति करिए, मौके मुद्दे की बात है, लेकिन अब इस तरह के मौके नहीं होते हैं कि आप सवाल इस तरह से करें। अब खासतौर पे जब भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव चरम पर है, दोनों तरफ से फायर एक्सचेंज हो रहे हैं जी। ऐसे हालत में। और दूसरा देखिए कि अभी एक इकलौते नेता हैं शशि थरूर, वही एक नेता हैं जो खुल के बोल रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं तो इसके पीछे भी कई वजह बताई जा रही है कि लंबे टाइम से पार्टी से नाराज़ हैं
और पार्टी भी उनको भाव नहीं दे रही है। तो ये चूंकि पार्टी सरकार ने अभी जो नई सरकार आई है बीजेपी की, खासकर मोदी सरकार की, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि सबको पता है, ये दिखता भी है कि ये नेशनल सिक्योरिटी को लेके मतलब अविश्वसनीय काम किए गए हैं पिछले 10 से 11 साल में। जो हमारे सुरक्षा के मोर्चे पे अभी हम लोगों को याद होगा, एक CAG रिपोर्ट आई थी 2013-14 में, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस समय उस रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि हमारे पास 7 दिन तक दुश्मन से लड़ने के लिए गोला बारूद नहीं है, वो भी उस स्थिति में जब दो दुश्मन हमारे साथ हैं, एक चाइना है, एक पाकिस्तान है, दोनों दो तरफ से खड़े हैं। तो वो स्थिति थी, जर्जर हालात थे और एक के बाद एक घोटाले हो रहे थे और इतने जो है पॉलिसी पैरालिसिस तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फैसले ही नहीं ले रहे थे। कोई भी मंत्रालय डर के मारे कि कोई घोटाला आ जाएगा, मेरा नाम आ जाएगा, मैं बदनाम हो जाऊंगा। तो इस तरह से जो है बहुत बुरी हालत थी। तो उसके बाद जब ये नई सरकार मोदी जी की आई तो उसमें 2-3 मोर्चे पे काम करना शुरू किया, जिसमें डिफेंस, सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़े पैमाने पे इन्होंने इसको रिवाइव करना शुरू किया और इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, स्वदेशी निर्माण का जो इन्होंने शुरू किया, उसका भी अभी देखने को मिल रहा है। अभी जो हमारे यहाँ जो अभी 2 दिन लड़ाई चली तो उसमें भी देखने को मिला कि किस तरह से स्वदेशी हथियारों का, और जो ज़रूरत था, जिस चीज़ की ज़रूरत थी विदेश से खरीदने की, जिस देश से जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ें खरीद के लाई गई हमारी सुरक्षा के लिए। और जो चीज़ लगता था कि हम बना सकते हैं, तो आज हम खरीदने की बजाय अब निर्यात पे भी जोर दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अब पाकिस्तान को इस बार जिस तरह से जवाब दिया गया है, मतलब 400 से 500 से ज़्यादा मिसाइलें बताया जा रहा है कि दागी गई पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन एक भी जो है हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशन पर कोई असर उसका हुआ नहीं। एक छिटपुट जो है रिहायशी इलाकों में जो गिरी हैं, जिसमें कुछ लोग घायल हुए और कुछ हमारे नागरिक इसमें जो है मारे गए हैं जी। तो वो है, तो ये दिखाता है कि कितना बदलाव आया है हमारे डिफेंस सेक्टर में। तो ये चीज़ें हैं 2014 के बाद बदल गया है। ये पॉलिसी मोदी सरकार की रही है कि अगर आतंकवादी हमले होंगे तो हम जवाब देंगे। अब वो दुश्मन अगर पाकिस्तान ये नहीं सीखा कि उरी के बाद भी नहीं समझे वो लोग कि तुरंत जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर पहलगाम के बाद अभी देख ही रहे हैं आप जी, पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक किया गया। तो ये सब चीज़ें ये हैं कि ये चुप नहीं रहेंगे। अगर आप पहले क्या होता था कि हमने देखा है कि 2014 से पहले 2004 से 14 तक जो सरकार यूपीए की थी, तो उसमें भी सीरियल धमाके होते थे, जैसा आपने आंकड़े बताए, और पाकिस्तानी आके घुस के मारते थे और हम लोग आलोचना करते थे, भर्त्सना होती थी और भर्त्सना के बाद एक बार फिर कड़ी आलोचना होती थी जी। तो यहीं तक था। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता था कि भाई हमारा टीम जाएगा, जांच दल जाएगा और ये जांच करेगा कि हमारे यहाँ के आतंकी थे कि नहीं थे। आते थे, जांच करते थे, फिर उसके बाद सब ठंडे बस्ते में चला जाता था जी। और वो स्थिति अलग थी उस समय, चूँकि नेतृत्व का भी उस तरह का गठबंधन की सरकार थी, और गठबंधन सरकार में कई तरह की मजबूरियां होती हैं। ये हर चीज़ लोग बोल चुके हैं, ये तो वाजपेयी जी भी बोल चुके हैं, गठबंधन सरकार की मजबूरियां होती हैं। और मनमोहन सरकार में तो हम देख चुके हैं कि किस तरह की मजबूरियां थी कि कुछ बोलने की स्थिति में कोई था ही नहीं जी। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। अब ये स्पष्ट है कि अगर कुछ होगा तो हम जवाब देंगे, और ये इसी का नतीजा है कि ये देखने को मिला है। बिल्कुल, ये देखने को मिला है। लेकिन राजकुमार जी, जो अब तक हमले हुए, जैसे कि मैंने भी आंकड़े बताए, कांग्रेस पार्टी ने कोई रिटेलिएशन नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार में जो ये 2 हमले हुए, उरी और पुलवामा, इसमें भी बात युद्ध तक नहीं पहुंची थी। इस बार जो हुआ, क्या पाकिस्तान ये बात समझता है? क्योंकि जैसा कि आपने गठबंधन की बात कही, पाकिस्तान ये बात जानता है कि भाई अब पीएम मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, अब एनडीए की सरकार है। तो क्या पाकिस्तान पीएम मोदी को थोड़ा हल्के में आंकने लग गया कि भाई अब पूरी सरकार तो है नहीं, तो भैया उतना अटैक वटैक नहीं होने वाला है? नहीं, वो चीज़ें तो अगर इस तरह का आंका तो उसने मिसकैलकुलेशन की। और मोदी सरकार अगर है, गठबंधन में भी है, अल्पमत में भी होती, तो भी जवाब इसी तरह से दिए जाते। और दूसरी बात, जो यूपीए सरकार में जवाब न देने की 1-2 कारण और थे। एक तो हमारी जो इकोनॉमी थी और डिफेंस के सेक्टर में जिस तरह का हमारी स्थिति थी, हम उस लेवल पे थे नहीं, और जो हमारा नेतृत्व था
वो उस स्तर का नहीं था कि हम मतलब मजबूती से अपनी बात को पेश कर सकें। उस समय ऐसा होता था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, अमेरिका के पास जाकर हम शिकायत करते थे कि देखिए हमला कर दिया है आप। और उस वक्त ग्लोबल परिस्थितियां भी अलग थी, भारत के खिलाफ पूरे देश थे। अमेरिका उस समय पाकिस्तान के साथ फुल सपोर्ट में था, चाइना हमारा दुश्मन था, रशिया को छोड़ के कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं था। लेकिन आज की स्थिति उलट है, पाकिस्तान और चाइना को छोड़ के दुनिया के सारे देश हमारे साथ खड़े हैं। और यही वजह है कि इस तरह जो है हर मोर्चे पे, विदेश नीति के मोर्चे पे हो, डोमेस्टिक सुरक्षा का हो, डिफेंस का हो, या इंडस्ट्रियल ग्रोथ का हो, या इकोनॉमिक रिवाइव का हो, ये हर मोर्चे पे बड़े पैमाने पे काम हुआ है। और इसी काम का नतीजा है कि ये कॉन्फिडेंस सरकार को मिला है कि हम कर सकते हैं। बिल्कुल। और मेरा अंतिम सवाल, जो कि सबसे अहम सवाल भी है, ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है, या अनऑफिशियल युद्ध अगर इसको कहें तो ये गलत नहीं होगा, चल तो युद्ध ही रहा है, ये कितने दिन और चलने की आशंका है राजकुमार जी? क्योंकि जितने दिन ये युद्ध चलेगा, संकट दोनों देशों पर तो ना सही, मगर पाकिस्तान के ऊपर तो गहराता जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये युद्ध कितने दिन और चल सकता है? क्योंकि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, उनके पैर तो कांप गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत अगर पीछे हटता है तो हम भी हट जाएंगे। भैया, आतंकवाद आपके तरफ से है तो आप पीछे हटेंगे ना? देखिए, इसमें समस्या पाकिस्तान की तरफ से है। अगर उधर से रिटेलिएशन आएगा तो यहाँ से जवाब मिलेगा, 100% है। दूसरी बात, पाकिस्तान में बहुत समस्याएं हैं। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। सेना क्या बोलती है, वहाँ की सेना क्या बोलती है, वहाँ के आईएसआई प्रमुख क्या बोलते हैं, जनरल आसिफ मुनीर क्या बोलते हैं, क्या फैसला लेते हैं। बोलना तो अलग है, वो लोग बोलते कुछ और हैं, फैसला कुछ और लेते हैं, करते कुछ और हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इस पे निर्भर करेगा कि आगे ये जंग कितनी दूर तक जाएगी। लेकिन पाकिस्तान को यह हकीकत पता है कि वो, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है अभी तो आटा दाल रोटी की व्यवस्था करे। लेकिन इसके बावजूद वो तो पुरानी नीति जो शुरुआत से, आज़ादी के बाद से उन लोगों का जो स्लोगन दिया था कि सूखी रोटी खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, तो वो नीति आज भी है। वो भूखे जनता मर रही है, बुनियादी सुविधाएं बदहाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं, एजुकेशन है नहीं। एक ही नीति है, टेररिस्ट को पालना भारत के खिलाफ। वो आज भी कर रहे हैं और उससे अभी बदलेंगे, ये ऐसे हालात दिख नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर ये देखते हैं कि अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव किस तरह का होता है, पहले तो दबाव होता भी नहीं था। ये लोग दबाव बनाते थे तो दिखावे के लिए एक आध बार जो है डांट फटकार अमेरिका जैसे देश लगा देते थे। लेकिन अब जो स्थिति है नहीं उस तरह की, अब है कि ग्लोबल पावर सेंटर आज की डेट में है इंडिया। तो इसकी अहमियत को समझ रहे हैं लोग। तो वो तभी होगा जब इंटरनेशनल दबाव होगा। और अभी तो देखिए IMF से जो है लोन भी उसको मिल गया है जी। और भारत ने कहा भी है कि लोन जो है टेरर फंडिंग की तरफ होगा। तो अभी हम तो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी जंग खत्म हो, लड़ाई किसी के हक में होती नहीं। लेकिन ये बात वो टेररिस्टों को पालने वाले नेशन को समझ में आए तब बात बनेगी। टेररिस्ट को पालने वाले देश को अगर समझ में जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। क्योंकि जिस अमेरिका के पास वो रोते रोते जाएगा, वो साफ तौर पर कह चुका है कि भारत अपने हिसाब से जवाबी कार्रवाई करे, हम इस युद्ध से दूर रहने वाले हैं। जिस UAE के पास गया था पाकिस्तान ये कहने के लिए कि भैया हमारा PSL होस्ट कर लो, उस UAE ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि भैया भारत से टकरा रहे हो, PSL यहां पर नहीं होने वाला है। तो पाकिस्तान पूरी तरीके से इस बात को समझ ले, आतंकवाद की जड़ को मिटाना होगा, तभी भारत के साथ सुलह होगी, तभी इस ऑपरेशन सिंदूर का अंत होगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया हूं भारत।